नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विशुद्ध मनुस्मृति स्वाध्याय की कक्षा में। आज हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 212 से आगे हम पहुँचे थे और हमने देखा था कि किस प्रकार से एक राजा के जो कर्तव्य होते हैं, राजा कैसा होना चाहिए, राजा के साथ में सचिव कैसे हों और मंत्री कैसे हों, मंत्रियों के क्या क्या अधिकार हैं, मंत्रियों के साथ में कैसा बर्ताव होना चाहिए और मंत्रियों का चुनाव कैसे होना चाहिए, कितने मंत्री होने चाहिए, मंत्रियों के साथ में जो सचिव हों उनके क्या क्या गुण होने चाहिए और जितने सचिव हैं उनके साथ में कितने अंगरक्षक होने चाहिए। ये सब बातें हमने अभी तक देखी थी और हमने जाना कि कितने गूढ़तम रहस्य को भी मनु महाराज ने इसमें खोल करके बताया है, फुल डिटेल में बताया है। आप लोगों ने कल की कक्षा में इस बात को समझा होगा और आज की कक्षा में हम उसी से आगे देखेंगे। और अंत में हमने जहाँ पर कक्षा को छोड़ा था वहाँ हमने बात की थी दूत की, कि कोई भी राजदूत कैसा होता है, दो देशों के बीच में एक राजदूत का क्या उसकी महती भूमिका होती है, क्या उसका कार्य होता है, एक राजदूत का चुनाव कैसे होना चाहिए, एक राजदूत को कैसा होना चाहिए, उसके क्या नियम हैं। वो सब बातें हमने कल यहाँ पर बैठ करके मनु महाराज के संदेश के अनुसार हमने पढ़ी थी और हमें पता लगा था कि बहुत बारीकी के साथ में उन्होंने दूत का भी जिक्र किया था और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से एक दूत आपकी कूटनीति को तय करता है और किस प्रकार से एक राजा को किसी अपने जो उसके आसपास के जो राज्य हैं उन पर कब आक्रमण करना चाहिए। ये सबसे बड़ी और ख़ास बात जो थी कल की कक्षा की रही, क्योंकि आज हमारे देश के सरकमस्टांसेस भी ऐसे कुछ बने हुए हैं और हमारे देश के जितने भी राजनयिक हैं, राजदूत हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो सब लोग उसी नीति रीति पर चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से अभी तक लोग बहुत कहते हैं ना कि युद्ध कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, युद्ध करने से पहले कुछ नीतियां बनती हैं, जैसे कि अपना जो प्रतिद्वंदी है उसकी कमर तोड़ना। सबसे पहले उसकी कमर किस प्रकार से तोड़ना, उसकी जितने भी आर्थिक प्रतिबंध है पहले वो लगाए जाएं, उसके खाने पीने अर्थात रसद के जो रास्ते हैं वो रोके जाएं, फिर उसका जो पानी है वो रोका जाए। तो इस प्रकार से यदि आप उनके व्यापारियों और किसानों को परेशान कर देंगे तो युद्ध अपने आप ही 50 नहीं, मैं कहूँगा 75% आपने जीत लिया, क्योंकि पीछे से जनता विद्रोह कर देती है, वो किसी भी सरकार का आत्मविश्वास तोड़ देती है और इसी नीति पर काम करते हैं। बाह्य जितने भी देश होते हैं वो हमारे देश में जो काम करते हैं वो इसी नीति पर करते हैं, हमारे देश के अंदर उबाल पैदा करते हैं। तो आए दिन जो आपको असहिष्णुता गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, सेक्युलर जमात, वामपंथी जमात, फेमिनिस्ट, छद्म किसान और झूठे राजनेता, जिस प्रकार की राजनीति आजकल भारत में चल रही है, तो ये सब लोग क्या होते हैं, ये सब लोग शत्रु देशों के और जो शत्रु शक्तियां हैं उनके हाथ की कठपुतली मात्र होती हैं। जिस प्रकार से अभी एक सैनिकों को जो ट्रिब्यूट देने के लिए एक मंत्री गए थे, नाम मुझे याद नहीं है, कुछ क्रिश्चियन समथिंग ऐसा कुछ नाम है, जैसे क्रिश्चियनों का नाम होता है। तो वो जैसे ही वहाँ उनको जो वहाँ पर क्या कहेंगे उसको, जो अर्थी रखी हुई थी उसको सैनिकों की, वहाँ नमन करके वो निकल ही रहे थे तो उनका किसी ने फोटो ले लिया था। तो कांग्रेसियों ने कहा कि ये देखिए ये पीठ दिखा करके सेल्फी ली है, जबकि उस मंत्री ने मना कर दिया है कि भाई ये सीधे फोटो ले गए, मैंने सेल्फी नहीं लिया है, मैंने जैसे मुंह फेरा तो किसी ने मेरा फोटो ले लिया। उसी प्रकार से जिस प्रकार के पुलवामा में हमला हुआ और मोदी तो वहां पर फोटो खिंचवा रहा था, ये सारी चीजें क्या होती हैं, आप इन सब चीजों का इंपैक्ट अब पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स में देखिए। तो वहां के जो पत्रकार हैं वो इन्हीं बातों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि भारत में सैनिकों की हालत देखिए बहुत खराब है, वहां खाने को अच्छे से नहीं मिलता है। तो और प्रधानमंत्री वहां पर शूट आउट करा रहे थे, फोटो शूट करा रहे थे, सॉरी, मंत्री हैं उनके पीठ दिखा करके फोटो सेल्फी ले रहे हैं उनके अर्थियों के साथ में। तो इस तरीके की सब बातें वहां के लोग यहाँ कर रहे हैं।
जिनके पास में आज की तारीख में ना खाने को है ना ढंग से पीने को है। पीने का पानी पाकिस्तान के पास में नहीं है और वो तीसरे नंबर पर आता है बदहाली में। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं ये 2-3 मिनट लगा करके, ताकि आप इस चीज को समझ जाएं, क्योंकि अभी सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, वैसी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और हम विशुद्ध मनुस्मृति में जो राजा के नियम कर्तव्य जो पढ़ रहे हैं उनके अनुसार भी हमको पता लगता है कि किस प्रकार युद्ध की नीतियां होनी चाहिए। और इसमें बताया गया है कि वह दूत शत्रु राजा के असंतुष्ट या विरोधी लोगों में और उनके कर्मचारियों में गुप्त संकेतों, हाव भाव और चेष्टाओं से शत्रु राजा के आकार, शारीरिक शक्ति, संकेत, हाव भाव, चेष्टा, कार्य और उनकी अभिलाषित भावी योजनाओं को जान ले। ऐसा होना चाहिए दूत को। तो कैसे? जैसे कि हमारे एनएसए हैं, तो एनएसए ने आपको पता ही है, हमारे अजीत डोभाल जी किसी समय में बहुत लंबे समय तक पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान में ही रह कर के आए और वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और वो उनकी नीतियों को भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, पहचानते हैं। इस प्रकार से होना चाहिए। और कितनी शक्ति है वो हमारे राजदूत को पता होना चाहिए। पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान या चाइना हो, इनके पास में कितनी शक्तियां हैं, उनकी पहली नीति क्या रहेगी, इसको कहते हैं जो हमारे राजदूत हैं उनका सटीक जो विश्लेषण होता है, उस विश्लेषण को करने वाला हमारा जो राजदूत हो, ऐसा होना चाहिए। और फिर कहा है कि राजा के जो शत्रु हैं, शत्रु राजा से असंतुष्ट और उनके जो विरोधी लोग हैं उनको सबसे पहले अपने में मिलाए। तो इसी प्रकार से जो हमारे देश के हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे जो असंतुष्ट लोग हैं उनको वो लोग मिला लेते हैं अपने में। इसी प्रकार से जो भारत के लोग हैं या भारत की जो सरकारें हैं होती हैं, वो पाकिस्तान, चाइना, इनसे जो असंतुष्ट लोग होते हैं उनको अपनी तरफ मिला लेते हैं और उनसे देखते हैं कि भाई अभी वहाँ अंदर क्या चल रहा है, उस हिसाब से फिर अपना वो डिसीजन लेते हैं कि युद्ध कैसे करना है। वही यहाँ पर आपको, आप अगर अपनी मनुस्मृति में देखेंगे, विशुद्ध मनुस्मृति 7वें अध्याय का 50वां श्लोक है। अशुद्ध यानी कि मिश्रित जो मनुस्मृति है उसमें 67वां श्लोक मिल जाएगा। अगले श्लोक पर हम चलते हैं। कहा गया है, राजा पूर्वोक्त हाव भाव, चेष्टा आदि के द्वारा दूसरा विरोधी राजा उसके साथ क्या करने की योजना बना रहा है, यह यथार्थ से जान करके वैसा यत्न करे जिससे कि अपने को वह पीड़ा ना दे सके। अर्थात इसमें कहा गया है किसी भी राजदूत को उसी स्तर तक अंदर घुसना चाहिए जहां तक कि हमारे बारे में सामने वाले को पता ना लगे। ऐसा राजदूत को होना चाहिए। क्या कहा गया है कि इतने ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला जो राजा है जिसकी हम खुफिया बातों को निकाल रहे हैं वो हमें कष्ट ना दे सके, हमको तकलीफ ना दे सके। ऐसा कब हो सकता है? जब हम उसकी पकड़ में ना आए। फिर कहा गया है, राजा जंगल प्रदेश जहां उपयुक्त पानी बरसता हो, बाढ़ ना आती हो, खुली हवा और सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हो, धान्य आदि बहुत उत्पन्न होता हो, अन्नों से हरा भरा रहता हो, जहाँ श्रेष्ठ लोगों का बाहुल्य हो, जो रोग रहित हो, रमणीय हो, विनम्रता का व्यवहार करने वाले जहाँ लोग हों, जो अच्छी आजीविकाओं से संपन्न हो, ऐसे देश में निवास स्थान करे। राजा के लिए कितना बड़ा नियम बताया गया है कि राजा ऐसे स्थान पर रहे जहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती हो लेकिन बाढ़ भूकंप ना आता हो, खुली हवा और सूर्य का पर्याप्त प्रकाश हो। ऐसा उसका मकान, ऐसा घर होना चाहिए जहाँ पर खुली हवा हो, सूर्य का पर्याप्त प्रकाश वहाँ पर पहुँचता हो, धान्य आदि बहुत कुछ आसपास उसके उत्पन्न होता हो और अन्नों से हरा भरा रहता हो। अर्थात श्रेष्ठ समाज में, श्रेष्ठ लोगों में रहे, ऐसे स्थान पर रहना चाहिए। लेकिन आज अगर हम दिल्ली का हिसाब किताब देखें तो सबसे प्रदूषित क्षेत्र है दिल्ली और वहाँ पर प्रधानमंत्री को और सब जितने भी मंत्री गण हैं उनको सबको रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आकर के एक दिक्कत ये पैदा हो जाती है, वहाँ पर नहीं रहना चाहिए जहाँ पर कहा गया है कि जो स्थान रोग रहित हो। अब दिल्ली में जब इतना प्रदूषण है तो वहाँ पर रोग तो होंगे ही होंगे, लेकिन वहाँ पर मजबूरन इन लोगों को रहना पड़ता है।
और एक समय ऐसा था कि यहाँ पर बहुत, दिल्ली में फैक्ट्री लगा दी गई थी, हर जगह पर बहुत धुआं प्रदूषण बहुत होने लगा था। ये इतना भी ये समझ लीजिए कि कुछ सरकारों का लगातार जो प्रयास रहा है उनकी वजह से इसको थोड़ा सा कम किया गया है। आगे कहा गया है 6 प्रकार के दुर्ग होते हैं। अब देखो, दुर्ग की रचना भी इसमें बताई गई है, इसलिए कहा गया है कि ग्रंथ वही सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशीय हो सकता है जिसमें मनुष्य मात्र के लिए सब कुछ बताया गया हो। अब हम पढ़ने लग जाते हैं जंगली किताब, जंगलियों की किताब। अब जंगलियों की किताब में तुम्हें जंगल खाने की बातें मिलेंगी, जैसे कि औरत को पकड़ लो, औरत के साथ में जिना कर लो, औरत को अपनी लोंडिया रख लो, औरत के साथ में ये बर्ताव करो, औरत को पीट भी सकते हो, बस खून ना निकलना चाहिए, है ना। 4 औरतें रखो, मौसी, चाचा, ताऊ, फूफी, सबकी औरतें रखो, सबकी बेटियां रखो। सिर्फ यही है। मैंने एक दिन बताया था ना, लव, सेक्स और धोखा, 3 चीजों के ऊपर ये सारे टिके हुए हैं। इनको किसी से भी लव हो जाता है, चाहे वो 50 साल की हो, चाहे वो 5 महीने की हो, ठीक है। सेक्स, क्योंकि ये शादियां करते इसीलिए हैं, चाहे वो बेटे की हो, चाहे चाचा ताऊ फूफी की हो। और धोखा, धोखे में फिर क्या होता है, धोखे में इनकी बीवियां खुद इनको जहर दे कर मार देती हैं, दूसरी जो सौतन होती है उसके बच्चों को मार देती है, वो इसके बाप को मार देता है, वो इसके भाई को मार देता है, वो धोखा ही धोखा चलता रहता है। तो पूरे जितने भी ये कल्ट्स हैं वो सारे के सारे लव, क्या बोलते हैं वो, लव, सेक्स और धोखा, इन 3 पे टिके हुए हैं। इनके अलावा और ना इनकी किताबें कुछ कहती हैं, ना इनकी किताबों की सहायक किताबें कुछ कहती हैं, ना उन किताबों को पढ़ने वाले कुछ अलग कहते हैं, और ना ही उन किताबों को पढ़ाने वाले कुछ कहते हैं। इसलिए इन सब चीज़ों को समझते हुए देखना चाहिए कि कौन सटीक है, कौन सीधे स्थान पर बात कर रहा है। इस तरीके से हमें अब 6 प्रकार के जो दुर्ग बताए गए हैं, और मैंने पिछले अभी तक जो मैंने 214 पेज पढ़ लिए हैं, उन 214 पेज में कहीं पर भी ये नहीं कहा गया कि किताब दलितों के लिए है, कि किताब क्षत्रियों के लिए है, ये किताब वैश्यों के लिए है, या किताब ओबीसी, एससी, एसटी के लिए है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, ईसाइयों के लिए नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। हर जगह ये कहा गया, हे मनुष्य तू ऐसा कर। अब ये 6 दुर्ग जो बताए गए हैं ये मनुष्यों के लिए बताए गए हैं और जंगली जानवरों के लिए नहीं बताए गए हैं। लेकिन जंगली किताबें क्या कहती हैं, जंगली किताबों में सिर्फ जंगल खाना भरा होता है। तो उस पैखाने और मैखाने की बातें छोड़ करके हम सबको सात्विकता की तरफ बढ़ना चाहिए। धन्व दुर्गम, मही दुर्गम, अब्ध दुर्गम, वार्क्ष्मेव वा, नृदुर्गम, गिरिदुर्गम वा समाश्रित्य वसेत पुरम। धन दुर्ग यानी कि मरुस्थल में बना किला, जहां मरुभूमि के कारण जाना दुर्गम हो जाए, ऐसा किला। महिदुर्ग यानी कि पृथ्वी के अंदर तहखाने या गुफा के रूप में बना किला, या मिट्टी के बड़े बड़े मेढ़ों से घिरा हुआ हो, जो पता ही ना लगे, बाहर से देखने से पता ही ना लगे। जलदुर्ग, जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो और जहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाए। वृक्ष दुर्ग, जो घने वृक्षों के वनों से घिरा हुआ हो, जिसका पता ही ना लगे। गिरिदुर्ग, पहाड़ों के ऊपर बनाया हुआ, पहाड़ों से घिरा हुआ किला, जैसे कि शिवाजी महाराज के किले हुआ करते थे, और इस तरीके के किले होते थे, और उनको बना करके उसका आश्रय करके अपने निवास में रहे राजा। ऐसे सुरक्षित स्थान पर रहे जहां तक पहुंचना किसी के लिए भी सुगम ना हो, ऐसे में, ऐसे दुर्ग में रहे। दुर्ग ऐसे स्थान होते हैं जहां पर वो अपना आराम से जाकर के बैठ जाते हैं। दरबार अलग होता है जहां पर वो सबसे मिलते हैं, लेकिन दुर्ग वो होता है जहां पर वो रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, अपना अधिकतर समय वहां पर बिताते हैं, ताकि कोई भी सीधे उनके ऊपर अटैक ना कर सके, उनके बारे में किसी को पता भी ना लगे। कोई अटैक भी करे तो वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लग जाए, वहां तक पहुंचते पहुंचते ही उनकी जो सेनाएं हैं वो वहां तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाएं। इस प्रकार के दुर्ग होने चाहिए। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इन्हीं को फिर और अच्छे तरीके से भी समझाया गया है, वो बाद में बताएंगे जब। अच्छा हाँ, आपके लिए मैं बता दूं, मैंने कहाँ रख दी हैं। हम इस पुस्तक के बाद में चाणक्य नीति पढ़ेंगे।
चाणक्य नीति आ चुकी है, मैंने मंगा ली है और मैं कल संभवतः आपको दिखा दूंगा कि कौन सी चाणक्य नीति है, ठीक है ना। तो चाणक्य नीति हम इसके बाद में पढ़ेंगे। आप लोगों से जब हमने शुरुआत में एक आप लोगों से सर्वे लिया था तो आप लोगों ने कहा था कि मनुस्मृति सबसे पहले, उसके बाद में फिर चाणक्य नीति पढ़ेंगे। तो फिर आगे बताया कि सर्वेण तु प्रयत्नेन गिरिदुर्गम समाश्रयेत एषाम ही बहुगुण्येन गिरिदुर्गम विशिष्यते। अर्थात राजा सर्वेण तु प्रयत्नेन, इनके विशेष प्रयत्न करके पर्वत दुर्ग का आश्रय करे, उसको बनाकर ही रहे, क्योंकि सब दुर्गों में अधिक विशेषताओं के कारण पर्वत दुर्ग ही सर्वश्रेष्ठ है। अतः यह यत्न करना चाहिए कि पर्वत दुर्ग ही बन सके, ऐसा कोशिश करनी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में देखो, कभी भी आप देखोगे ना तो इधर क्या है ये, हाँ हिमालय की तरफ चले जाओ वहाँ है, सह्याद्री में चले जाओ वहाँ पहाड़ हैं, आप इधर आंध्र में जाओ तो वहाँ पहाड़ियाँ हैं, काफ़ी सारी पहाड़ियाँ हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर वो अपने अपने किले बना सकते हैं, और किलों में हैं भी। आप अगर देखोगे तो बहुत सारे किले पहाड़ियों पर ही बने हुए हैं। आगे कहा है कि दुर्ग का क्या महत्व है। एकः शतम योधयति प्रकारास्थो धनुर्धर शतम 10 सहस्राणि तस्मात् दुर्गम विधीयते। अर्थात किले के परकोटे में स्थित एक धनुर्धारी योद्धा बाहर स्थित 100 योद्धाओं से युद्ध कर सकता है, परकोटे में स्थित 100 योद्धा बाहर स्थित 10,000 योद्धाओं से युद्ध कर सकते हैं। इस कारण से दुर्ग बनाया जाता है। ऐसा दुर्ग इसलिए बनाया जाता है क्योंकि वो ऊपर रहते हैं और दूर से वो छिपकर भी उनको तीर मार सकते हैं, तो 100 भी हजारों लोगों को खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि ऐसा वो कर सकते हैं। यहाँ पर किसी काल्पनिक अल्लाह की तरह नहीं कहा जा रहा है कि हम जानते हैं कि तुम एक सीधे 20 पर भारी पड़ोगे और फिर कहते हैं कि नहीं 2 पर भारी पड़ोगे, हम जान गए हैं तुम्हारी कमजोरी को। वैसा कोई अनुमान नहीं है, वैसा कोई यहाँ पर दावा नहीं किया जा रहा है, ढकोसला नहीं भरा जा रहा है। सीधे कहा जा रहा है कि क्योंकि परकोटे पर लोग बैठे होते हैं तो वहाँ से वो मार सकते हैं, और ऐसे अनुमान लगाए जा सकते हैं कि वहाँ से वो लोग ऐसा काम भी कर सकते हैं, इसलिए ऐसा परकोटा बनाया जाना चाहिए। और आज का हम अंतिम सूत्र पढ़ेंगे, श्लोक पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है कि वह दुर्ग शस्त्र अस्त्रों धन धान्यों वाहनों वेद शास्त्र अध्यापक ऋत्विक आदि ब्राह्मणों विद्वानों कारीगरों नाना प्रकार के यंत्रों चारा घास और जल आदि से संपन्न अर्थात परिपूर्ण हो, इस प्रकार से होना चाहिए। और जो दुर्ग जो पहाड़ों के बीच में होता है वहाँ पर एक खासियत सबसे बड़ी ये होती है कि वहाँ आपको ये सब चीज़ें आराम से मिल जाती हैं। जल पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, लकड़ी घास आदि सब कुछ पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। वहाँ पहुँचाने के लिए जो अन्न है आप ऊपर भी उगा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा आपको वहाँ पर मिलेगी। और सैन्य जितना प्रशिक्षण है वो अगर लेना चाहें तो वहाँ आराम से हम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की कक्षा का समापन किया है। आप कल क्या दिन हो गया है, कल शनिवार है, तो कोशिश करेंगे, हो सकता है कल की कक्षा भी हो जाए क्योंकि बीच में एक आध छुट्टी भी हुई है। तो इस प्रकार से हम वो कल की कक्षा को भी कर सकते हैं। इट मे बी, मैं भी फाइनल नहीं कहता। और आज जिस प्रकार से सत्य सनातन के वीडियोस के ऊपर पाकिस्तान में बैन लगाया गया है, उनको वहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, कुछ अन्य वीडियोस के ऊपर भी कार्यवाही अभी चल रही है, वो भी वहाँ पर बैन हो सकती हैं। पाकिस्तान का ये डर देख के, ये खौफ देख के हमें बहुत अच्छा लगा, और ये हमारे अच्छे कार्यों को एक तरीके से सर्टिफिकेट है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग न जाने क्यों उन वीडियोस को पता नहीं क्यों नहीं देखते, और पाकिस्तान तक वो पहुंच भी जाते हैं और वहाँ पर बैन भी हो जाती हैं। और मैंने देखा वो वीडियोस 10-12 हज़ार केवल उनके व्यूज़ हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स के तहत तो काफ़ी कम है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो हमारा पक्ष है, यानी कि जो हमारी मित्र मंडली है,
वो जागरूक नहीं है, बल्कि हमारा जो शत्रु पक्ष है वो अत्यंत जागरूक है, बहुत ज़्यादा जागरूक है। और जागरूक ही नहीं है, एक्शन लेने में भी सुपर फास्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी ये युद्ध इतना आसान होगा कि हम इसमें कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सामने बहुत लोग हैं और हमारी मित्र मंडली बहुत छोटी है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम हों या फिर हमारे बाद में कोई भी आए, वो इस युद्ध को जारी रखे। इसमें अभी हम नहीं कह सकते, हमें नहीं पता है कि इसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। चैनल बंद होगा या फिर हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ें बंद करनी पड़ें, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोगों ने जितना भी तलक सहयोग किया है वो बहुत है, मैं मानता हूँ कि फिर भी बहुत है। भले ही जो महत्वपूर्ण संदेश जो हम अपने माध्यम से देना चाहते थे कि ये संदेश प्रत्येक आर्य बंधु, प्रत्येक हिंदू भाई के पास पहुंचना चाहिए, उस स्तर तक शायद नहीं पहुंच पाया है। लेकिन जितना भी पहुंचा है उसके लिए मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूं। और हम मनुस्मृति की कक्षाएं इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे आगे, फिर चाणक्य नीति की कक्षाएं भी इसी प्रकार से कंटिन्यू रखेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम का उच्चारण के साथ में कक्षा को समापन करते हैं। ओम सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते।